को टारगेट करने की नापाक साजिश सीमा पार से लगातार रची जा रही है। हमारे 5 जवानों ने बलिदान दिया। जम्मू में, कठुआ में जो अटैक हुआ, टेररिस्ट द्वारा जो अटैक किया गया, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ये। और उससे पहले कुलगाम में भी आपको याद होगा हमारे 2 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन एक बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये कि अगर बीते 1 महीने की बात की जाए तो करीब 5वां अटैक ये था जिसमें जम्मू रीजन को खास तौर पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ पूरे डिटेल में तफसील से इसके आकलन के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, हमारी आपकी बात होती रही है लगातार जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर अगर बात करें जम्मू रीजन की, ये जो हम अटैक्स में तेजी देख रहे हैं, सबसे पहले इसकी खास वजह आपको क्या लग रही है? और सवाल ये उठ रहा है कि भारत का रिस्पांस क्या होगा? लेट मी स्टार्ट। ये एक डेलिबरेट डिजाइन है पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई का, जो कि इन टेररिस्ट को पालती है, ट्रेन करती है, इक्विप करती है और लाइन ऑफ कंट्रोल और अब इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भेज के हमारे यहाँ पे आतंक के कांड करती है। उनका डिजाइन ये रहा है कि जब 370 हटाया गया था, हमने कश्मीर की वादी को सुपर सैचुरेट कर दिया था विद ट्रूप्स, ताकि ये जो हमको धमकी दी जा रही थी कि खून की नदियां बहाएंगे, नाले बहाएंगे, भारत की अर्थी को कंधा देने को कोई नहीं होगा, वहां चू नहीं हुई, क्योंकि वी हैड फ्लडेड दैट एरिया विद एक्स्ट्रा ट्रूप्स, ताकि बिल्कुल ही वहां पे पूर्ण रूपेण शांति आ गई। जो दिस इज नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल। साउथ ऑफ द पीर पंजाल मैं था वहां पे रोमियो फोर्स कमांडर सन 2004-2005 में, जब हमने उस इलाके में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। We had finished the terrorist movement there। जो बचे कुचे थे या तो वो एलसी के पार भाग गए थे या ज्यादातर वो वादी की तरफ भागे थे, ठीक है। और किलो फोर्स को अच्छा बोनांजा मिला, उन्होंने ज्यादा ठोके वहां पे, क्योंकि हमारा यहाँ तो खाली हो गया इलाका। 10 साल वहां शांति रही मेरे बाद, 10 साल, ठीक है, एक दशक। और जब शांति हो जाती है तो क्वाइट ऑब्वियसली एक हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, वी बिकम कंप्लेसेंट। और उस इलाके से क्वाइट नेचुरली ट्रूप्स को हटाए जाने लगा। जो हमारी एस्टैब्लिश ग्रिड थी वो वहां से उठा दी गई कि साहब अब इसका फायदा क्या है, क्यों ट्रूप्स को यहाँ रखें बेफालतू। तो वहां से हमने ट्रूप्स हटाने शुरू किए। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब मैं था वहां 2004-5 में 18 पलटने थी रोमियो फोर्स में, सिर्फ मेरी कमांड के अंदर 18। और कुछ साल बाद जब मैंने पूछा, कोई 7-8-9 साल बाद, तो वो बोले साहब सिर्फ 7 पलटने रह गई, देयर आर ओनली 7 battalions देयर। और वो बस बेयर मिनिमम काम है, कुछ हो नहीं रहा तो वो भी निश्चिंत है। और फिर क्या हुआ साहब कि 2020 में चीन ने लद्दाख में छेड़खानी शुरू करी, लद्दाख में इंट्रूजन्स की कोशिश करी। और तब हमने जो यूनिफॉर्म फोर्स जो कि रियासी, उधमपुर आदि इलाकों को देखता था कठुआ के ऊपर, उसको हटा के लद्दाख चीन के बॉर्डर पे ले जाया गया। सो इन द एरिया साउथ ऑफ द पीर पंजाल, मसलन की रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, उधमपुर इत्यादि, यहाँ काफी डाइल्यूशन ऑफ ट्रूप्स हो गई। ट्रूप डेंसिटी मतलब आधी से भी कम, क्या क्वार्टर से भी कम हो गई। और ये है घने जंगलात का इलाका, पहाड़ी इलाका जिसमें जंगल है, जिसमें हजारों की तादाद में आप दुश्मन के ट्रूप्स इन्फिल्ट्रेट करें तो छुप सकते। तो क्वाइट ऑब्वियसली पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने देखा कि ये इलाका खाली हो रहा है, ट्रूप डेंसिटी डाइल्यूट हो रही है, सीआईसीटी ग्रिड हट गई है, यहाँ पे
रोड ओपनिंग नहीं हो रही, नहीं तो कोई कॉन्वॉय, कोई गाड़ी हरकत नहीं करती थी बगैर रोड पहले खोलते थे जाके और उसको सिक्योर करते थे, फिर जाके कॉन्वॉय चलती थी। तो वो सब खत्म, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। वहां तो चिड़िया पर नहीं मार रही थी, वहां सब आईडी फटनी बंद, एम्बुश बंद, असैसिनेशन किलिंग बंद, एम्बुशेस सब बंद थे वहां पे, खत्म खलास करके आए थे हम लोग। तो इसके चलते आईएसआई को सुनहरा मौका दिखाई दिया कि अब जो साउथ ऑफ द पीर पंजाल टेररिज्म को फिर से जिलाया जाए, क्योंकि वैली में तो ट्रूप डेंसिटी बहुत है, इंटेलिजेंस ग्रिड फंक्शनल है, जो सिर उठाता है एक दो दिन के अंदर मारा जाता है, एक दो दिन या कुछ घंटों में। तो इतनी अच्छी इंटेलिजेंस ग्रिड वहां पे हो गई है, क्योंकि वहां लोकल्स को फायदा दिख रहा है 370 हटने का। तो वो चाहते हैं कि शांति बहाल रहे, तो इसलिए वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं और ये टेररिस्ट वहां सिर उठा नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि ये एरिया खाली है, वहां तो बहुत मुश्किल है, तो लेट्स ऑपरेट साउथ ऑफ द पीर पंजाल। एक और चीज, जब इलेक्शन चल रही थी, एक्सटेंडेड इलेक्शन हमारी कितने 2-3 महीने जो चली, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? कि उनको डर था कि अगर वो कुछ करे तो भारत की सरकार करारा जवाब देगी और फायदा बीजेपी को होगा इलेक्शन में। वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी वापस आए, राइट? तो उन्होंने कुछ नहीं किया सारी इलेक्शन के पीरियड के दौरान। बट जैसे, और रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ इलेक्शन में, राइट? जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ, खासकर वैली। पर जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई और जिस दिन हमारी मोदी 3.0 सरकार की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, खास दिन टाइम चुनकर पाकिस्तान के टेररिस्ट ने रियासी के पास हमारी एक जो बस जा रही थी, जिसमें बेचारे तीर्थ यात्री जा रहे थे, पिलग्रिम जा रहे थे, उस पे ताबड़तोड़ फायर खोला। ड्राइवर को पहले मार डाला ताकि गाड़ी रुक जाए। उनकी इंटेंशन थी कि वो गाड़ी रोक के एक एक की कनपट्टी पे राइफल रख के मार डाले। एक एक 52 थे उसमें, और 52 की आपको लाशें मिलती। लेकिन दैवयोग से क्या हुआ कि जब बेचारा ड्राइवर शहीद हुआ तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और नीचे खड्ड में जाके गिर गई। फिर इनका कमीनापन देखिए, ये जो पहाड़ में छुप के फायर कर रहे थे, ये लोग नीचे रोड पे उतरे और जो बेचारे घायल आदमी, औरत, बच्चे, यात्री जो बस की खिड़कियों से निकल के बाहर बचाने की अपने आप को कोशिश कर रहे थे, उनको चुन चुन के मारना शुरू किया, चुन चुन के। मतलब इतनी क्रूरता तो बहुत, मतलब इनके टेररिस्ट इंसिडेंट में भी हमने इस टाइप का तमाशा नहीं देखा। तो वहां कोई भलेमानस था जिसने औरों को बोला कि भैया हिलो डुलो मत, मरे की एक्टिंग करके लेट जाओ। तो उन्होंने सोचा कि तमाम मर गए और वो चले गए। वो कुछ सफेद वैन में आए थे, उसमें वो भाग गए। ठीक है, हमारे 9 शहीद हुए भारतीय नागरिक और 42 घायल हुए। और मैंने बताया ना कि अगर उन्होंने ये डेड की एक्टिंग नहीं की होती, मरे होने की, तो 52 के 52 शहीद हो जाते और ऐसा तमाशा होता दुनिया के सामने। और हमारी नई सरकार के मुंह पे उन्होंने शरेआम तमाचा मारने की कोशिश की। हमको उम्मीद थी कि भारत की सरकार, मोदी 3.0 सरकार करारा जवाब देगी, पलटवार करेगी, सीमा के पार इनको हिसाब चुकता कर देगी, घर में घुस के मारेंगे जैसे ये कहते हैं वो करेगी। और हमने किया हुआ है पहले। उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारे पैरा कमांडोज, हमारे स्पेशल फोर्सेस 2-2.5-3 किलोमीटर अंदर जाके उनके होल्डिंग कैंप्स और ट्रांजिट कैंप जैसे बनाते हैं टेररिस्ट के, वहां पे उन्होंने कोई 40 मार के आ गए बगैर खरोच। और 5-6 महीने पूर्ण शांति रही थी, चुप रहा था पाकिस्तान। फिर चुलबुली करी उसने यहाँ पे पुलवामा में 45 हमारे वो आईडी, वो जो बॉम्ब, कार्ग बॉम्ब लेके हमारे 45 जवान शहीद कर दिए सीआरपीएफ।
तो तब सरकार ने करारा जवाब दिया और हमारी जो इंडियन एयरफोर्स के 8 मिराज जहाज एस्कॉर्टेड बाय Su-30s एंड ऑल, ये लोग गए 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के बालाकोट का जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था, उसको उन्होंने निस्तनाबूद कर दिया और कोई 200-250 टेररिस्ट वहां मारे गए। तब से पाकिस्तान को ठंडक पड़ गई कलेजे में और 1.5, 2, 3 साल उन्होंने क्या 3-4 साल कुछ नहीं किया। और हालांकि जबकि हमने 370 को हटा दिया तब भी कुछ नहीं किया सिवाय बातें करने का। बट अब उनको मौका मिला है, मौका दिखा है। तो मेरा तो अंदाज है उसके बाद रियासी के हत्याकांड के बाद उन्होंने कठुआ में स्ट्राइक किया, उन्होंने जो है राजौरी में, पुंछ में स्ट्राइक किया, उन्होंने डोडा किश्तवाड़ में स्ट्राइक किया और अब फिर जो उन्होंने कठुआ के 150 किलोमीटर पीछे ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास जाके उन्होंने जो डोडा के आई थिंक गैंग लगता है जैश ए मोहम्मद का, जिन्होंने पार आके एम्बुश कर दिया एक ऐसे इलाके में जहां कोई हमारी ट्रूप डिप्लॉयमेंट नहीं है। टाइम बाय टाइम हम लोग वहां पे पेट्रोल भेजते हैं गश्त के लिए, चेक करने के लिए, और क्योंकि बिल्कुल शांत रहा है वो इलाका 10-15 साल से, तो नेचुरली अंदेशा नहीं था किसी को कि वहां कुछ हो रहा होगा। इतना दूर इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर और घात लगा के उन्होंने हमला किया और वो फर्स्ट बर्स्ट ऑफ फायर में ही, जिसमें उसमें उन्होंने जो M4 राइफल जो पाकिस्तान की फौज के पास है और जो स्टील को पेनिट्रेट करने वाली स्टील कोर बुलेट्स का फायदा वो इस्तेमाल किया उन्होंने, ताकि वो ट्रक की जो स्टील की चद्दर है उसको भी छेद दिया। ठीक है, और हमारा एक JCO 4 जवान मारे गए और एक बेचारा आई थिंक पुलिस वाला भी उसमें शहीद हुआ था और 5 हमारे घायल हुए। तो साहब जैसे आपने बताया ये तो 5वां इंसिडेंट है सरकार के आने के बाद, और मुझे बड़ी हैरत है, जस्ट इन सिंपल टर्म्स मैं हैरान हूं, आई एम अटरली सरप्राइज्ड कि अभी तक हमने कोई पलटवार नहीं किया। ये कोई फैसला ले लिया लगता है, पता, आई होप नॉट, कि हम अपनी ही तरफ इसको झेलेंगे, हम बड़ी ऊंची आवाज में बोलेंगे कि हम खत्म कर देंगे सीमा के इस तरफ, फायर फाइटिंग ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर, दैट इज डेंजरस। आपको बॉर्डर के पार जब तक आप पलटवार नहीं करेंगे, दर्जे हरारत नहीं बढ़ाएंगे, कीमत नहीं बढ़ाएंगे, मेरा बड़ा सीधा सिंपल सवाल है, पिछले कोई 4 साल से ज्यादा हमने सीज फायर किया हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मानो कि पाकिस्तान से बड़ा घनिष्ठ मित्र हमारा कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों, किस लिए, मुझे समझ नहीं आया। बाजवा साहब ने गिड़गिड़ा कर सीज फायर मांगा था, उस वक्त उनकी फौज के पास ना एमुनेशन था, ना टैंक थे काम कर रहे थे, तो उन्होंने सीज फायर मांगा। हमने उदार तो है ही हम भारतीय, हमने उनको सीज फायर दे दिया और उसका पूरा फायदा उठा के वो अपनी फौजें यहां से लेके अफगानिस्तान की तरफ गए और वहां पे तालिबान को इंस्टॉल कर दिया काबुल में। ठीक है साहब, काबुल में इंस्टॉल कर दिया और बड़े वो खुशियां मना रहे थे, जश्न फतेह का मना रहे थे। ये तो दूसरी बात है कि उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, अब वो तालिबान ही उनकी ऐसी तैसी कर रही। ठीक है साहब, मुझे लेकिन ये समझ नहीं आया कि जब वो इतनी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ये सीज फायर को इन प्लेस रखने की वजह, व्हाट रीजन? आप फायरिंग करेंगे तो कम से कम थोड़ा दर्जे हरारत बढ़ेगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इन्फिल्ट्रेशन में मुश्किलात तो पेश आएंगी। इज इट आवर जॉब टू फैसिलिटेट पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन? और जब इतनी कुर्बानी हो गई है हमारी साइड, इतना गुस्सा आता है। मैं अभी लैंसडाउन सेंटर में था जहां गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है, ये गढ़वाल राइफल की यूनिट थी, बेचारे बुल्ले इतने अच्छे हमारे, वो बहादुर और इतने टफ जवान हैं, और उनका जो है इस तरह से वो बेचारों की शहादत एक के बाद एक, आई थिंक नाउ एनफ इज एनफ। और कितने चाहिए हमको, कौन सा थ्रेशोल्ड ढूंढ रहे हैं हम? वी हैव टू हिट बैक। अब हमने पूरी दुनिया में शांति का ठेका तो नहीं ले लिया ना साहब।
भी अपने लोगों को बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इंडियन लाइव्स डोंट कम चीप। भारत के नागरिक ना तो गली के कुत्ते हैं, ना नाली के कीड़े कि जो भी आए और उनको मार के सीटी बजाता हुआ चला जाए और उसका कुछ ना हो। बदला तो फौज लेगी, ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर भी लेगी, लेकिन उसके हाथ खोल देने चाहिए ताकि वो बॉर्डर के पार भी ठोके। अरे साहब, आप एक तो हम लोग कह रहे हैं कि हम पीओके को ले लेंगे, तो इससे बड़ा मौका, सुनहरा और बहाना और क्या बोलते हैं प्रिटेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है? यू वांट टू टेक पीओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द अटैक्स इन रिटेलिएशन फॉर दिस। छोटे अटैक से शुरू करिए, एस्केलेट होती है अपने आप आपको मौका मिल जाएगा पीओके को छीनने का। बट यहां तो अब हम हैरान हैं कि अभी तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन अभी भी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि मोदी जी वापस आएंगे, ऑस्ट्रिया से पहुंच जाएंगे आज रात को और जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। और क्योंकि इसके लिए फौज खुद नहीं कर सकती, फौज को आदेश सीमा पार करने के ऊपर से आते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी देती है, क्लियरेंस देती है, तब जाके वो ये सब चीज कर सकते हैं। ऑन देयर ओन दे कांट डू, एंड आई एम श्योर आप उनको आदेश दीजिए तो आप देखिए जलवा। और कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूं, स्टार्ट विद abrogating the ceasefire and firing with your medium guns across the border. लास्ट टाइम किया था, इनके दांत खट्टे हो गए थे, माथे पे पसीना ठंडा आ गया था साहब, सारी हसरतें खत्म हो गई थी, समझ आ गया था कि मतलब क्या है भारत को छेड़ने का। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टार्टिंग दैट इज नॉट द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डू। वी कैन, कोई जिस दर्जे तक आप पहुंचाना चाहते हैं आपकी फौजें पहुंचा सकती है। आपको एयर स्ट्राइक चाहिए, रफाल है हमारे पास। आपको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ठोकने हैं, वो है हमारे पास। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ग्राड, स्मर्च, पिनाका, वो निस्तना भूत कर सकते हैं इनके पूरे मिलिट्री के यूनिट्स। और पाकिस्तान की फौज को सजा मिलनी चाहिए। ये टेररिस्ट का बहाना नहीं अब चलेगा, क्योंकि असली टेररिस्ट तो पाकिस्तान की फौज है। ये तो उनके मोहरे हैं, पाले हुए कुत्ते, एंड दे कांट बी गिवन अ फ्री रन टू किल इंडियन सिटीजंस ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर। प्राथमिकता है हर सरकार का, परम धर्म है कि वो अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करे। और हमारी तो पॉलिसी है कि हम घर में घुस के मारेंगे। So now I think it's about time that we do it. I haven't understood why we haven't done it so far. तो पहले तो we need to hit across the border. We don't, रक्षात्मक होके लड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। We need to be offensive, proactive. We need to go across the line of control. और अब तो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर के भी पार किया है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर पूरी जस्टिफिकेशन है हमारे पास एलसी पार करने की। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके जो है भी हॉट परस्यूट के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। हमको इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत देता है और हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, हमको केवल सरकार के फैसले की जरूरत है। एंड वी मस्ट लिव अप टू व्हाट वी हैव सेड। प्राण जाई बरु वचन न जाई की बात है, ये देश है। अगर कहा है घर में घुस के मारेंगे तो मारिए, ऐसी करारी मार लगाइए कि होश हवास गुल हो जाए। ठीक है साहब। एंड देयर मस्ट बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच कि साहब इंटेलिजेंस सब कर लेगी, आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी हैं, पैरामिलिट्रीज भी हैं। Why only one arm of the government should सब काम करे? It has to be all of the government approach. So let's give it back. Pakistan is asking for it. देखिए, पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, इसकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। इट इज इन मेल्ट डाउन कंडीशन। लोगों को 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही, महंगाई से वो परेशान हो गए हैं।
बिजली के बिल भुगतान नहीं कर पा रहे, गर्मी के अंदर सड़ रहे हैं वो बिजली के बगैर। पीओके में तकरीबन उपद्रव और रिवोल्ट की स्थिति आ गई है। गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत हो रही है, बलूचिस्तान में बगावत है, सिंध में बगावत है। हमने तो सोचा था कि ऐसे दौर में पाकिस्तान की सरकार अगर थोड़ी दो कौड़ी अकल होती तो दे वुड हैव फोकस्ड इनवर्ड, अपनी इकोनॉमी को रीजनरेट करने के लिए दे वुड हैव पुट ऑल देयर एफर्ट्स। और वो बोलते साहब शांति रखना चाहते हैं, आप भी शांति रखिए, आप भी शांति रखेंगे, यू नो। ये इसी को सोच के ये सीज फायर अभी तक चला आ रहा है। और पाकिस्तान टाइम ब टाइम, पाकिस्तान की सिविलियन सरकार वो गुहार लगाती है कि साहब हम तो टॉक्स चाहते हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे। वो रो पिट रहे थे पाकिस्तान के कि साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बुलाया स्वेरिंग इन पे। क्या आप तमाशा समझ सकती हैं? इनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया होता और वहां 52 मारे जाते हमारे भारतीय नागरिक रियासी में, तो क्या करते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का? उनको बोलना पड़ता तशरीफ का टोकरा लेके प्लीज गो बैक, डिप्लोमेटिक इंसिडेंट हो जाता। तो अच्छा है कि नहीं बुलाया। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि साहब नाउ अनफ इज अनफ। नंबर 1 हिट बैक, नंबर 2 बी ऑफेंसिव एंड प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव एंड डिफेंसिव। Don't do firefighting on own side of the LC. Raise costs and consequences for Pakistan on his side of the border. अगर हमारी फौज की लाशें गिरी हैं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, पाकिस्तान की फौज और टेररिस्ट की लाशें भी गिरनी चाहिए उसके इलाके में, तब कुछ उसको समझ आएगी। इफ पाकिस्तान हैज अ डेथ विश और वो भारत से युद्ध चाहता है, well then let's give it to them, let's give it to them, they are asking for it। देखिए साहब मैं आपको बता रहा हूं कि if there is even बेटा a limited conflict with Pakistan, one outcome is certain। what is that outcome? मिलिटरीली क्या होता है वो तो इट्स अ foregone conclusion कौन जीतेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक आउटकम इज सर्टन, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। इट विल कोलैप्स एंड पाकिस्तान विल कोलैप्स लाइक द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन 1990 बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हेमोराज करेंगे, ब्लीडिंग, इकोनॉमिक टोटल ब्लीड। ये पाकिस्तान के इतनी अकल नहीं है, पाकिस्तान के फौजियों को नहीं है साहब, तभी वो इस तरह की हेकड़ी दिखा रहे। रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई, रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई, मुल्क तबाह हो गया। और किया किसने है? पाकिस्तान की फौज ने। 30 साल पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट राज किया है, बाकी 45 साल उन्होंने कठपुतलियां और मोहरे नचाए, मुखौटा डाल के सिविलियन सरकार का फ्रॉम द बैकड्रॉप बैकस्टेज राज किया है, ठीक है। वो कह रहे हैं, उनका रवैया है पाकिस्तान के लोग जाए भाड़ में, उन्हें खाना मिले ना मिले, हमको महंगे से महंगे टॉयज, फौजी टॉयज चाहिए। अगर इंडिया के पास एवैक्स हैं तो स्वीडन से खरीद के लाइए, नहीं खाना खा सकते मरो, हमको चाहिए। हमारे कोर कमांडर साहब महलों में रहेंगे, ऐश मकामों में, उनके फ्रिज एक्सोटिक फ्रूट से भरे हो, उनके लॉन में सफेद पीकॉक्स लहरा रहे हो। तभी जब लाहौर के कोर कमांडर के घर पे गुस्साई हुई पाकिस्तान के लोगों की भूखी भीड़ टूट पड़ी, तो उसके ये शुतुरमुर्ग, उसके ये जो मोर थे, वो उठा के ले गए, काट के खा गए, इतने भूखे थे। उनके फ्रिज खोले, जो बड़े एक्सोटिक फ्रूट्स भरे पड़े थे, वो खा गए सारे। चीज क्राफ्ट चीज बड़ा अच्छा खाते हैं पाकिस्तान की फौज है? वो सब खा पी गए वो लोग, क्योंकि उस देश में भुखमरी है, उस देश में किल्लत है, फटीचर मुल्क है, शर्म नहीं आती भिखमंगों की तरह भीख का कटोरा लेके देश से देश जाते हैं।
चीन के पास जाते ही घुड़की लगाता है कि दबाओ, पहले तालिबान पे हमला करो, हमारे लोगों को खरोच भी आई तुम्हें देख लेंगे, कोई तुम्हारा डेट रीशेड्यूलिंग नहीं होगा, श्रीलंका जैसे डूबो मरो। जिस भी देश को चीन ने उधार दिया है, साहूकार की तरह उसकी तबाही कर दी। इस देश की तबाही हो रही है। ये तो रही एक तरफ कहानी की। अभी हमें करना क्या चाहिए? एब्रोगेट द सीज फायर, ओपन हेवी फायर ऑन पाकिस्तानी पोस्ट्स जो इन्फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओपन आर्टिलरी फायर ऑन देयर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, and if required use BrahMos cruise missiles, accurate cruise missiles to destroy the headquarters of these terrorist training organization। मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। अब सरकार क्या चुनती है, हमारी फौज के कमांडर क्या फैसला करते हैं, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव। मैं आपको बता रहा हूं टू स्टार्ट विद व्हाट यू कैन डू। अगर अभी भी अकल नहीं आती, स्टार्ट स्मॉल स्केल अटैक्स अक्रॉस द एलसी, स्टार्ट एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस द एलसी एंड द आईबी। एंड तभी समझ नहीं आती, द नेवी कैन गो स्ट्राइक देम फ्रॉम द सी फ्लैंक ऑन कराची। उनके वी कैन गो इन फॉर अ ब्लॉकेड। इनको जहां तक जाना है दर्जे हरारत, हम वहां तक ले जा सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक्स तो हम पहले कर ही चुके, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ आवर ऑप्शंस। सो वी नीड टू गेट ऑफेंसिव एंड नॉट डिफेंसिव। अगर आप डिफेंसिव होंगे तो आप अपनी फौज को सारा इनिशिएटिव दुश्मन को दे देंगे। He can pick and choose the time for attack, और आप यहां दौड़ेंगे फायर फाइट, वहां दौड़ेंगे फायर फाइट। Why should we run around? Why should he not run around? हमें ये मेरे को नहीं समझ आया। अच्छा, और एक तीसरी बहुत बड़ी चीज, ये सारी जड़ क्या है प्रॉब्लम की? जब कोविड का काल था, 3 साल भारत की सरकार ने तमाम भर्ती आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बंद कर दी। द रीजन वॉज कि हम नहीं चाहते थे इन्फेक्शन फौजों में आए। 3 साल भर्ती नहीं हुई, लेकिन 3 साल हर साल 60,000 लड़के रिटायर हो गए। 60 दिया, 1,80,000 से आपने फौज काट दी है। उसके बाद हमने सोचा था कि जैसे ही भर्ती दोबारा खुलती है तो ये सारा जो गैप आ गया है, इतना सारा जो कमी आ गई है, वो उसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन पूर्ति करने के बजाय हमको अग्निवीर स्कीम मिली। वैसे हम हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते थे, 60,000 रिक्रूट करते थे वो कांस्टेंट लेवल मेंटेन करने के लिए। अब अग्निवीर 43,000 रिक्रूट हो रहे, और उनमें से भी 75% अभी 1 साल के बाद दफा कर दिए जाएंगे। जाओ खाओ, कार्ड बनो बैंक के, ठीक है। तो साहब, ये हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? ये जो गैप खुले हैं, क्यों खुले? अब ये इनमें से कई लोग जिनको कोई सिर्फ पांव नहीं पता कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, वो वहां से फौज को सिखा रहे हैं। तुम लोग ढीले हो, तुमने ग्रिड क्यों नहीं बनाई? अपने फौजी ले गए साहब, तो ग्रिड कौन बनाएगा? मेरा बाप। इट्स अनफेयर द काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म जो फौज के बरखिलाफ शुरू कर दी है। तुमको लड़ना नहीं आता, देखो पुलिस कैसे लड़ रही है। जी हाँ, अब हमको पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए, ये कह रहे हैं आप। आई मीन इट इज, आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारे और फिर फौज को दोष देना शुरू कर दे। जवानों को जो लड़ मर रहे हैं आपके लिए, उनको गाली गलौज कर, उनको लड़ना नहीं आता, वो स्टील की गाड़ी में क्यों नहीं गए? कितनी स्टील की गाड़ियां हैं आपके पास? हर जगह आपके पास आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल है। नॉर्मल मूवमेंट तो अपनी इस गाड़ियों में होती है। इसी सारी ग्रिड आपने हटाई, आपके आदेशों पे वो ग्रिड हटाई गई। अब आप कह रहे हैं कि साहब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? तो जल्द से जल्द, अगर आप चाहते हैं नहीं हुए, ये जो हमारी जो स्ट्रेंथ में जो बेवजह कमी लाई गई है, उसको पूरा कर। देखिए, हमारी फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में एक तबका है जिसकी सोच है कि मैन पावर तो बेकार है, फजूल है, फजूल का खर्चा है, फजूल के हमने पाल रखे हैं फौजी, भत खाते हैं हमारा और थूक लगाते हैं सरकार को।
ये रवैया है। इनको हटाओ, घर भेजो, और हम जो पैसा बचेगा उससे हथियार खरीदेंगे। आपकी आंखों के सामने एक ट्रेलर चल रहा है रशिया यूक्रेन लड़ाई का। और का क्या रूस के पास हथियारों की कमी है? जी नहीं, हम हथियार रूस से खरीद रहे, कोई कमी नहीं। उसके पास वर्ल्ड वॉर 2 के स्टॉक्स पड़े, 80,000 तो टैंक है, वो ग्रीस लगा के रखे हुए उसने, कोई कमी नहीं उसके पास हथियारों की। उसके पास कमी थी तो मैन पावर की थी। पुतिन साहब ने जो लड़ाई शुरू की थी वो केवल 1.5 लाख की मैन पावर से शुरू की थी, जबकि यूक्रेन की फौज की नफरी 2.5 लाख थी। यूक्रेन की फौज की नफरी 2.5 लाख थी, और उन्होंने फिर मोबिलाइजेशन करी, यूक्रेन ने 5 लाख कर दी। अब देखिए, दाद देता हूं रूस की फौज की कि इतनी कम नफरी से भी उन्होंने 20% यूक्रेन जो उनको चाहिए था, जो उनकी टारगेट थी रशियन स्पीकिंग एरियाज, उस पर कब्जा कर लिया, लैंड लिंक टू क्राइमिया ले लिया, पूरा कोस्ट छीन लिया, सिवाय ओडेसा के। एक पोर्ट छूटा यूक्रेन के पास। ये मतलब इतनी कम फौज से उन्होंने ये सारा कर लिया। लेकिन फिर जीप बाहर आ गई साहब। थकान भी तो कुछ चीज होती है ना, रोबोट तो नहीं है। थक गए उनकी फौज, फिर उनको 1200 किलोमीटर का फ्रंट अब बचाव करना था, जो इलाका उन्होंने पकड़ा था। यहां उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। जी जी। यूक्रेन ने जवाबी हमला किया खेरसोन पे, इन्होंने खार्किव से अपने फौज हटाई, खेरसोन लगाया। अमेरिकन सैटेलाइट ने देखा कि खार्किव खाली हो गया है, गैप बन गया है, तो उन्होंने यूक्रेन की फौज को बोला यहां चढ़ जाओ, वो चढ़ गए। इनको लेने के देने पड़ गए, और फिर परेशान होकर रूस को 3 लाख जो है रिजर्विस्ट मोबिलाइज करने पड़े। और उसके पश्चात अब रूस ने कोई 5-6 लाख और फौज बढ़ा ली है। अब लड़ाई के दौरान बढ़ानी पड़ी। आप हैं साहब कि आपको मैन पावर की कोई किल्लत नहीं। 1.4 अरब आपकी आबादी है, ठीक है साहब, 1.4 अरब आपकी आबादी है, और यंगेस्ट आबादी है, ठीक है। 50% जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं। आज के दिन वो बेचारे रोजी के लिए, जॉब्स के लिए त्राहिमाम। अभी तक ये प्रॉब्लम ज्यादा विजिबल नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, रोड क्रिएशन है, उसने काफी सारी जनता को मजदूरी में वो वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर लिया जी। लेकिन सड़कें अब बन गई हैं। अब एक सड़क को कितनी बार बनाओगे? 1.5-2-3 साल के बाद सब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, और फिर उतने सारे लोग आ जाएंगे, जबकि आपको जॉब्स ढूंढते हुए। तो मैं तो हैरान हूं कि साहब ऐसे 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 ऐसी हालात में हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जो हमारी जॉब्स हैं, और मैक्सिमम जॉब प्रोवाइडर एक थे आर्म्ड फोर्सेस, दूसरी थी रेलवेज, आप आर्म्ड फोर्सेस में से मैन पावर काट क्यों रहे? आपको हथियार चाहिए, प्लीज इंक्रीज जीडीपी। अगर आप पेंशन पे का बिल निकालें, हमारी जीडीपी परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज 1.5%। रूस का इस वक्त 8% परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो खर्चा कर रहा है हथियारों पे, ठीक है। ताइवान 3% कर रहा है, यूरोप के सारे मुल्क 2% कर रहे हैं, और आप है कि साहब हम तो साहब केवल जो है लीस्ट प्रायोरिटी फौज है। ऐसा थोड़ी ना आप इंप्रेशन दे सकते हैं। अच्छी बात है कि हम लोग बहुत सारे हथियार खरीदे हैं, हमने आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हथियार हो और चलाने वाला ना हो तो फिर क्या करोगे उन हथियारों का? बिल्कुल सही बात है। चलाना भी तो किसी को पड़ेगा ना साहब। अब बोले नहीं साहब हम तो पूरी रोबोट आर्मी कर देंगे, ये भारत के लोग जाके जैसे मर्जी खाना खाएं, क्या जरूरत है इनको नौकरी की, हम रोबोट लाएंगे, अमेरिका ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करेंगे। अब साहब अमेरिका की और आपकी क्या तुलना है? क्या मतलब, कोई हमारी प्रॉब्लम्स अलग, उनकी प्रॉब्लम्स अलग। अमेरिका के पड़ोसी हैं
कनाडा और मेक्सिको। भारत के पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान। अंदर आपके माओइस्ट हैं, खुदा ना खास्ता आपके टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट हैं, डाई फ्रंट आपका है, फिर नेवल भी आपका खतरा है, चीन बढ़े आ रहा है मालदीव्स की तरफ, श्रीलंका की तरफ, म्यांमार की तरफ, खतरे ही खतरे हैं साहब। बिना पर अपनी मैन पावर कम कर सकते हैं। अब किस बिना पर अपनी मैन पावर को कम कर सकते जी, ठीक है साहब, आपको तो जॉब्स क्रिएशन करनी है, एंड दिस मैन पावर और वेपन्स, आई एम सॉरी, रशिया यूक्रेन का युद्ध का प्राइमरी लेसन है, वी नीड बोथ मैन पावर एंड हाई टेक। हाई टेक की वजह से यूनिट के यूनिट धराशायी हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करना है। जो घायल होते हैं उनके लिए रिप्लेसमेंट रीइंफोर्समेंट्स लानी है। आप मैन पावर खुद काट दें और फिर बोले कि साहब लड़ नहीं रहे ठीक से, अरे तुमको लड़ाई का सिर पैर नहीं पता। तो आप मेरे ख्याल ये जो कई जो लोग बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं, कुछ हैं जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि इस फौज को कुछ नहीं आता, हम सिखाएंगे लड़ना। गोली की आवाज सुनिए, तुम सिखाओगे लड़ना हमको। आप अपनी फौज के हाथ खोल दें और फिर जरा देखें जलवा। हाथ खोलिए, बांध के मत रखिए कि हमेशा आदेशों के लिए अपने कंधे के ऊपर, दे डोंट हैव टू लुक ओवर देयर शोल्डर। थैंक यू सर, जनरल सर, मैं आपका गुस्सा भी समझ पाई और आपने जो डिटेल में ये विश्लेषण किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत सर, थैंक यू।